गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। कैसे हो प्यारे दोस्तों? उम्मीद करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, हमेशा की तरह आज भी एक नया इश्यू लेके हाजिर हुए हैं और उस इश्यू का नाम जो है डिफेक्शंस ऑफ एमपी और एमएलए, और जो है उसको बोलते हैं दल बदल की राजनीति। अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि जो है आम आदमी पार्टी के 7 जो राज्यसभा के मेंबर थे वो जो है इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। और अभी हाल ही में जो पश्चिम बंगाल में, जो वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हुए थे, तो आपने देखा होगा कि लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस के 28 एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में से 20 एमपी जो है वो बीजेपी में जा रहे हैं। मतलब बीजेपी में जाने के लिए उन्होंने जो है डिफेक्शंस किया है। इसके पहले अभी आपने देखा होगा कुछ समय पहले अभी तमिलनाडु का इलेक्शन हुआ था। तमिलनाडु में जो सी विजय की जो वहां का चीफ मिनिस्टर्स है, तो उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है तृणमूल वेत्रा कगजम टीवी के पार्टी जो है, उसमें आपने देखा होगा जयललिता की जो पार्टी है उसका नाम है एआईएडीएमके। एआईएडीएमके जो पार्टी है उसके करीब 21 जो है एमएलए जो है वो जो एड्डापट्टी पलानीस्वामी जो वहां का जो है जिसकी जिम्मेदारी संभाले हुए एआईएडीएमके पार्टी, उनका जो पार्टी को छोड़ के एआईएडीएम को छोड़ के वो जा रहे थे अभी टीवी की पार्टी की तरफ। उन्होंने वोटिंग की जब स्पीकर के टाइम में। तो ऐसे कुछ इश्यूज हैं हमारे देश में। और अभी आपने उसके कुछ समय पहले देखा होगा कि महाराष्ट्र में शिवसेना के 2 फैक्शंस हो गए थे। शिवसेना, एक तो शिंदे गुट हो गया था, एक शिवसेना हो गया था उद्धव बालासाहेब ठाकरे, जो उद्धव ठाकरे ग्रुप जो है वो हो गया था। इसके बाद में ये महाराष्ट्र में अगर बात करें, नेशनल जो कांग्रेस जो एनसीपी पार्टी, नेशनल कांग्रेस पार्टी जो है, जो शरद पवार की पार्टी है, उनके भी 2 टुकड़े हो गए थे, इसी नाम पे फैक्शंस हो गए थे। तो ऐसे हमारे देश में जो है बहुत सारे जो है ये दल बदल की राजनीति जो है न्यूज में है, तो इसी के बारे में पढ़ते हैं। इसके पहले थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं, संदर्भ देख लेते हैं कि ये दल बदल की राजनीति होती क्या है। इसमें क्या होता है कि, और ये कंसेप्ट आया कब, आपने देखा होगा कि ये कंसेप्ट जो आया है वो 1967 से आया है। 1967 में उस टाइम पे जो इंडिया में जो कांग्रेस थी जो है उसमें 2 टुकड़ों में बढ़ चुकी थी। एक तो इंदिरा गांधी की कांग्रेस थी और एक जो है सिंडिकेट की कांग्रेस थी। तो उसी टाइम में हरियाणा में सबसे पहले कंसेप्ट आया। हरियाणा में जो एक लीडर, एक पॉलिटिशियन जिसका नाम था गयालाल, तो गयालाल ने जो है एक दिन में, मतलब 9 घंटे के अंदर, 9 घंटे में 3 बार पार्टी बदल ली। और एक पहले वो जो पार्टी थी उसमें उन्होंने जो सिंडिकेट ग्रुप की संयुक्त विधायक दल पार्टी थी उसको उन्होंने ज्वाइन किया, कांग्रेस यूनाइटेड फ्रंट में जो पार्टी है। इसके बाद में उन्होंने वापस जो है कांग्रेस यूनाइटेड फ्रंट ज्वाइन की, जो एक्चुअल में जो इंदिरा गांधी की कांग्रेस थी उसको। और इसके बाद में वापस उन्होंने कांग्रेस यूनाइटेड फ्रंट जो है, जो संयुक्त विधायक दल वाली पार्टी को ज्वाइन कर लिया। तो दिन में 3 बार पार्टी उन्होंने बदल ली। इसलिए जो है वहां के कांग्रेस के लीडर हुआ करते थे राव जो है वीरेंद्र सिंह, उन्होंने उसी टाइम पे उन्होंने चंडीगढ़ में बोला था, एक बार बोले थे कि जो गयालाल जो था वो आयालाल हो गया है। तो गयालाल जो गयाराम जो है वो आयालाल हो गया, इसका मतलब है गयाराम आयाराम। तो ये जो पॉलिटिक्स है ना, गयाराम आयाराम जो है की राजनीति 1967 से हमारे देश के जो है पॉलिटिक्स में रिलेवेंट है। इसके बाद में जब बात करें तो 1985 में राजीव गांधी ने इस डिफेक्शन के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ बनाने की कोशिश की। एंटी डिफेक्शन लॉ लाने के लिए कोशिश की और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 85th नंबर का अमेंडमेंट किया। सॉरी, उस टाइम पे 52nd अमेंडमेंट किया उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में, जो 85 में हुआ था। ये 85 में हुआ था। और इसकी में ये डाला गया कि कोई भी अगर एमएलए और एमपी जो है वो अगर पार्टी बदल के जाएंगे तो उनको, उनकी जो सदस्यता जो थी, उनकी जो मेंबरशिप है, जो जिस कॉन्स्टिट्यूशन से वो इलेक्शन लड़के आते हैं, वो उनको वहां से रिजाइन करना पड़ेगा, वो छोड़नी पड़ेगी और दोबारा से इलेक्शन लड़के आना पड़ेगा। इसको बोलते हैं जो है उनकी डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी और एमएलए ऑन द बेसिस ऑफ द एंटी डिफेक्शन लॉ। और उनमें ये बोला गया था इस कानून में कि अगर 1/3 एमएलए, जिसको स्प्लिट बोलते हैं, अगर 1/3 एमपी और एमएलए जो है किसी पार्टी के दूसरी पार्टी में जाते हैं तो उसको जो है डिफेक्शन नहीं बोला जाएगा और वो वैलिड होगा। जिसको बाद में 91st अमेंडमेंट जो है 2003 में
2003 में 91st अमेंडमेंट अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी उस टाइम पे, जब कारण क्या हुआ कि जब उन्होंने 1/3 बता इसमें 1/3 स्प्लिट को मंजूरी दे दी तो लोग ग्रुप में जाने लग गए। इसके बाद में क्या किया अटल बिहारी वाजपेयी ने 2003 में ये डाला कि करीब अगर एक पार्टी के 2/3 मेंबर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में जाएंगे तो उसको जो है मर्जर बोला जाएगा और उन एमपी और एमएलए का डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर। और अगर बाकी जो है वो बाकी लॉ कैसे हैं कि अगर कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है किसी पॉलिटिकल पार्टी से इलेक्ट होकर आता है तो उसको उसी पार्टी से में रहना पड़ेगा। अगर किसी दूसरी पार्टी में जाना है तो उसको पहले उसको रिजाइन देना पड़ेगा और जो है उसको रिजाइन मतलब उसकी मेंबरशिप छोड़नी पड़ेगी, रिजाइन देना पड़ेगा और वहां पे जो बाई इलेक्शन होगा उस जगह के ऊपर जहां से वो चुन के आया था, इसके बाद में दूसरी पार्टी में जा सकता है। इसके बाद में बात करें इंडिपेंडेंट एमएलए और एमपी, तो इंडिपेंडेंट एमएलए और एमपी हमारे देश में अगर किसी पार्टी में बिना जिसको बोलते हैं निर्दलीय विधायक और एमपी, तो अगर वो चुन के आते हैं तो वो है चुनने के बाद में कोई पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकती। इसके बाद में आपको पता होगा कि राज्यसभा के 12 कैंडिडेट्स को हमारा प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, जैसे कला के क्षेत्र में, आर्ट, लिटरेचर, सोशल साइंस। इसके बाद में मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी जो है उनको गवर्नर जो है वो 1/6 मेंबर को जो है वो इसको नॉमिनेट करता है। तो ऐसे नॉमिनेटेड जो एमएलए और एमपी होते हैं वो नॉमिनेशन के 6 महीने के बाद तक 6 महीने तक किसी पार्टी में जा सकते हैं, इसके बाद में वैलिड नहीं है, अलाउ नहीं है उसके बाद में। अगर हम बात करें कि अगर स्पीकर के बारे में, स्पीकर जो होता है लोकसभा का या जो चेयरमैन होता है जो है काउंसिल का, तो अगर वो कोई स्पीकर या काउंसिल का जो चेयरमैन बनने के बाद में अगर वो छोड़ता है पद किसी पार्टी का तो वो जो है उसको वैलिड होगा, वो उसको जो है एंटी डिफेक्शन नहीं बोला जाएगा। हालांकि वो बाद में जब स्पीकर के पद से हट जाएगा तो बाद में वापस पार्टी ज्वाइन कर सकता है। तो ये हमारे देश में कुछ लॉ है। इसके बाद में ये जो हमारे यहाँ पे जो डिफेक्शन का लॉ है वो 10th शेड्यूल, कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 12 शेड्यूल है, उसमें से 10th शेड्यूल में बनाया हुआ है और ये 2 अमेंडमेंट हुए जिसमें एक तो 52nd अमेंडमेंट और 91st अमेंडमेंट। अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 106 अमेंडमेंट हो गए। नारी शक्ति अधिनियम जो बिल आया था जो 106 वो लास्ट अमेंडमेंट था कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये बेसिक जो है ये इसके बारे में था। अब बात करते हैं हम लोग कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट और जो है कि क्या क्या बोलते हैं। 1992 में सुप्रीम कोर्ट में एक जजमेंट आया था जिसका नाम था क्योतो होलोगन वर्सेस चिलूक केसेस। उस केस में ये बोला गया था कि जो स्पीकर का जो ऑफिस होता है, क्योंकि देखो अब इस डिफेक्शन में जो है एंटी डिफेक्शन लॉ में जो है जो एमएलए और एमपी को डिस्क्वालीफाई करने का जो पावर होता है वो स्पीकर के पास में होता है, लोकसभा में, राज्यसभा में चेयरमैन के पास में होता है। वैसे स्टेट में काउंसिल में जो है वहां के चेयरमैन के पास होता है और जो असेंबली में वहां के स्पीकर के पास में होता है। तो इसके बारे में कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आए हैं 1992 में क्योतो होलोगन वर्सेस जचेलू केस में ये बोला गया कि जो स्पीकर का ऑफिशियल है वो ऑफिस जो है वो जुडिशियल रिव्यू के अंडर आता है, क्योंकि ये है जुडिशियल रिव्यू कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर में आता है, जो कि आपने केशवानंद भारती केस में पढ़ा होगा। 1973 में केस आया था केशवानंद भारती केस में बोला गया था कि जो है जुडिशियल रिव्यू कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, तो स्पीकर का ऑफिस भी जुडिशियल रिव्यू के अंडर आना चाहिए। ये क्यों तो होलोगन केस में बोला गया। इसके बाद में जो बात करते हैं हम एंटी डिफेक्शन के बारे में, तो 2016 में अरुणाचल प्रदेश का केस है नवम रबिया वर्सेस डिप्टी स्पीकर। उसमें ये बोला गया कि जब स्पीकर को रिमूवल के लिए नोटिस दिया गया होता है तो स्पीकर जो है कोई पावर नहीं होती है जो एमपी जो एमएलए को जो है एमपी और एमएलए को हटाने की, क्योंकि वो डिस्क्वालिफिकेशन करने की कोई जो है पावर नहीं होती है जब उसके खिलाफ नोटिस पेंडिंग है तब। तो ये केस आया था अरुणाचल प्रदेश का 2016 में। इसके बाद में 2020 में एक केस आया था मणिपुर में जिसमें के मेघचंद्र सिंह वर्सेस जो है स्पीकर ऑफ मणिपुर असेंबली। उसमें ये बोला गया था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो ये एंटी डिफेक्शन में जो है स्पीकर जो है काफी, क्योंकि वो रूलिंग पार्टी का होता है स्पीकर, तो काफी टाइम लेता है। ज्यादातर जो एमएलए और एमपी जो आ जाते हैं वो रूलिंग पार्टी की तरफ इसलिए जाते हैं कि वो मिनिस्टर पद का लालच होता है उनको, मिनिस्टर्स का या कोई जो है पॉलिटिकल जो पावर का लालच, इसलिए जो है स्पीकर काफी टाइम लेता है इसको डिस्क्वालिफिकेशन के लिए, और काफी जो है जो इधर उधर मतलब पेंडिंग पड़ा रहता है टाइम जो है। तो इसलिए मणिपुर वाले केस में बोला जो सुप्रीम कोर्ट ने कि 3 महीने का टाइम के अंदर, 3 मंथ्स के टाइम के अंदर जो है स्पीकर को जो है ये
डिस्क्वालीफाई करना चाहिए अंडर इसके लिए एंटी डिफेक्शन के लिए। इसके बाद में एक 2023 में एक केस आया था, जो केस था महाराष्ट्र से रिलेटेड। महाराष्ट्र में शिवसेना के दो टुकड़े हो गए थे, शिवसेना फैक्शंस। तो उस टाइम पे एक केस आया था जिसमें सुभाष देसाई वर्सेस जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र, उस केस में ये बोला गया था। उस केस को एकदम काफी लैंडमार्क बोल सकते हैं हम लोग। कैसे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला उस केस में वो काफी जो है आपको इंटरेस्टिंग है। आपको पता होगा 10th शेड्यूल में जो है, 10th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन के 10th शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन जो लॉ है वो उसको जो है पावर जो एंटी डिफेक्शन का जो है डील किया जाता है। तो उसमें एक पैराग्राफ नंबर 4 है, पैराग्राफ नंबर 4। उस पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि जो है एग्जेम्पशन दिया हुआ है किसको, एग्जेम्पशन टू मर्जर ऑफ 2/3 मेंबर्स। अगर 2/3 मेंबर किसी पार्टी में जाते हैं दूसरी में तो उसको एग्जेम्पशन मिलेगा। अब बात करते हैं हम लोग ये जो महाराष्ट्र वाला केस, सुभाष देसाई वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी और एक होता है लेजिस्लेचर पार्टी। इन्होंने ये बोला कि इस केस में ये दिया कि ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी के अगर कम से कम 2/3 मेंबर्स हो, जिसमें एग्जीक्यूटिव कमेटी जो कार्यकारिणी के जो मेंबर्स होते हैं, चाहे स्टेट से हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट जो है एग्जीक्यूटिव कमेटी से हो, सेंटर से हो, जितने भी उस पॉलिटिकल पार्टी के एग्जीक्यूटिव मेंबर्स है उसमें 2/3 मेंबर अगर उस स्प्लिट को, जो डिफेक्शन को अगर मंजूरी देंगे ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर, इसके बाद में दैट शुड बी बैक्ड बाई लेजिस्लेचर पार्टी के 2/3 मेंबर्स। ये बात बोली थी सुप्रीम कोर्ट ने सुभाष देसाई वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र 2023 केस में, कि जो है ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर के स्वीकृति मिलने के बाद में ही लेजिस्लेटिव जो मेंबर होते हैं, चाहे वो लोकसभा के हो, राज्यसभा के हो, चाहे स्टेट असेंबली के हो, उनकी जो 2/3 मेंबर को जो है जो डिफेक्शन का जो है मंजूरी मिलेगी। ये केस आया था 2023 में। इसके बाद में अभी बात करें 2025 में, तो कुछ BRS जो भारतीय राष्ट्रीय समिति जो है तेलंगाना की पार्टी है, उसमें 10 मेंबर जो है वो कांग्रेस में चले गए थे। तो उस टाइम पे केस आया था जो है तेलंगाना वर्सेस स्पीकर ऑफ द तेलंगाना स्टेट असेंबली। उसमें ये बोला गया कि जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि डिसीजन दिया अपना कि अगर स्पीकर जो होता है उसको कम से कम ज्यादा से ज्यादा 3 महीने के टाइम में जो है इसको डिस्क्वालीफाई करना चाहिए जो एमपी और एमएलए को, और अगर वैसा नहीं करता तो उसके खिलाफ जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो एक्शन ली जाएगी। तो ये कुछ जजमेंट है। और अगर हम बात करें 2023 वाले महाराष्ट्र वाला केस में, उसने ये भी बोला था सुप्रीम कोर्ट ने कि जो है ये जो डिस्क्वालिफिकेशन की जो पावर होती है डिवीजन, वो हमारे यहाँ पे स्पीकर को ना देके जो है एक इंडिपेंडेंट कमेटी या कमीशन को, न्यूट्रल जो ट्रिब्यूनल है उसको दी जानी चाहिए। अब बात करते हैं हम लोग ये तो कुछ केसेस की, इसके पीछे हमारे यहाँ पे कुछ कमेटी भी बनाई हुई है। जैसे फॉर एग्जांपल जो है गोस्वामी कमेटी एक थी, एक इंद्रजीत गुप्ता कमेटी थी जो इसके इलेक्शन के ऊपर जो कमेटी बनाई थी जो 1990s में 2000 में। इसके बाद करते हैं हमारे लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। इसके बाद में बात करें इलेक्शन कमीशन, और जो है एक नेशनल कमेटी फॉर रिव्यू ऑफ द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको वेगड़ चलैया कमेटी बोलते हैं। 2003 की टाइम की बात है, 2002 की बात है। तो ऐसी कुछ कमेटीज और जो कमीशंस ने ये बोला है कि जो ये पावर जो होता है, ये जो डिस्क्वालिफिकेशन की पावर होती है, क्योंकि जो स्पीकर और जो चेयरमैन होते हैं वो ज्यादा रूलिंग पार्टीज के होते हैं, तो ये जो पावर होती है डिस्क्वालिफिकेशन की या तो देनी चाहिए किसके पास में, या तो दी जानी चाहिए, ये कमेटी बनानी चाहिए इसके लिए, या फिर एक इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल बनाया जाना चाहिए, या फिर जो है हमारे इलेक्शन कमीशन ने यह भी बोला है कि जो है गवर्नर और प्रेसिडेंट के पास में पावर होनी चाहिए। एंड आफ्टर द कंसल्टेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, गवर्नर एंड जो है प्रेसिडेंट कैन डिस्क्वालीफाई टू द एमपीज और एमएलए अंडर द एंटी डिफेक्शन। ये पावर जो स्पीकर के पास नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें जो है मिस यूज होता है बहुत ज्यादा पावर का। तो ये जो डिफेक्शन वाला जो इश्यू है
वो अभी काफी न्यूज में सरफेसिंग हो रहा है, क्योंकि ज्यादातर क्या होते हैं एमपी और एमएलए जो होते हैं वो या तो मनी के लालच में या फिर जो ज्यादा अपनी पावर के लालच में या जो है रूलिंग पार्टी का जो है कोई भी पोजीशन देगी उसके चक्कर में वो दूसरी पार्टी छोड़ के आते हैं। अभी आप बंगाल के केस में देख सकते हो, पश्चिम बंगाल में करीब करीब जो तृणमूल कांग्रेस के जो बहुत सारे जो एमपी वगैरह थे या एमएलए जो छोड़ छोड़ के बीजेपी में आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, उनके लिए जो है पॉलिटिकल पार्टी जो है सिर्फ एक तरीके से बिजनेस शॉप रह गई है उनके लिए, है ना, बिजनेस कंपनी कॉर्पोरेट हाउसेज रह गए हैं, और जो है लोगों का मैंडेट कोई मायने नहीं रखता है। इसलिए हमारे देश में कम से कम राइट टू रिकॉल हो जाना चाहिए। जैसे कुछ कंट्रीज होता है स्विट्जरलैंड, इनमें राइट टू रिकॉल होता है, जो है बेल्जियम, इन कंट्रीज में जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में, वैसे हमारे देश में भी राइट टू रिकॉल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो मैंडेट दे के भेजे हम लोग जिनको, तो वो अगर हमारे इलेक्शन जीतते ही दूसरी पार्टी जो ज्वाइन कर लेते हैं, इसका मतलब क्या है कि भाई 5 साल बाद उनको बोलने वाला नहीं, 5 साल तक, 5 साल के बाद 50 आफ्टर 5 years बोलने वाले हैं लोग, तब तक हम देखेंगे दूसरी पार्टी सब कर लेंगे। ये चीजें हमारे देश में होती आ रही है। तो ये जो चीजें हैं हमारे देश में, इसके लिए हमारी जो जुडिशरी है, हमारी जो गवर्नमेंट है, उनको कमेटी बनानी चाहिए इसके लिए, और जुडिशरी को कुछ डिसीजन देने चाहिए जो काफी जो मतलब काफी जो लोगों के हित में हो, सो दैट वो इंश्योर कर सके कि हमारे देश में जो है ये जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ असेंबली जो जाते हैं हमारे लिए एज ए पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, वो हमारे एक तरीके से कॉर्पोरेट हाउस की तरह पार्टी चेंज ना कर सके और लोगों के जो रियल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको रिप्रेजेंट करे। और अगर इसमें ये होना चाहिए, अगर जो एमपी और एमएलए जो है अगर वो पार्टी को बदलते हैं तो उनके लिए फिर जो है या तो राइट टू रिकॉल होना चाहिए कि भाई आप दोबारा से इलेक्शन, दोबारा से मैंडेट लेके आओ आप दूसरी इस पार्टी में। ये चीजें हमारे देश में भी होनी चाहिए। तो गाइस आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। ये इश्यू कैसा लगा आपको? कल हम कोई नए इश्यू के साथ में दोबारा एक इश्यू के साथ में हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।